हेलो गाइस, एक बार फिर से लॉ वाले लेके आए हैं मीडिया लॉ, ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे वही अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है जो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ग्राउंड्स क्या क्या हैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए बात करते हैं। तो पहला ग्राउंड जो है सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट है। सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स, जहाँ तक सभी को पता होगा, पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ा है। सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर्स पावर्स, मतलब हम अपने पावर में खुद ही अपना डिसीजन लेंगे। कोई और कंट्री या कोई और स्टेट वो हमारा डिसीजन नहीं लेगा, हमारे अफेयर्स का डिसीजन वो नहीं लेगा, हमारे अफेयर्स से रिलेटेड डिसीजन वो नहीं लेगा। ठीक है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की अगर बात आएगी, कोई स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको हानि पहुंचा रही है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन करना लाजमी बनता है और करेंगे भी, अथॉरिटी करेगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड जो है वो 16th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। क्यों किया गया था? डीएमके एक पार्टी थी, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसने एक सेपरेट एंटिटी कॉल की साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री को लेके और प्लेबिसाइट इन कश्मीर को लेके। तो ये जो चीज़ थी ना, वो इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को हार्म पहुँचा रही थी, थ्रेट थी ये। तो इस चीज़ को सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ग्राउंड्स के अंदर हम लोग मेंशन नहीं डाल सकते थे, ये एक्सप्रेशन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स के अंदर नहीं डाल सकते थे। दैट्स व्हाई दिस ग्राउंड हैज़ बीन एडेड। सो दो एक्सप्रेशन जो है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ, ये इंडिकेट करता है कि रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच में तभी नहीं लगाए जाएंगे जब वास्तविक में ऐसा कोई हानि पहुंच गई हो, पर तभी से ही लगा दी जाएगी जब ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो, डिसइंटीग्रेट करने की भारत कंट्री को उसकी प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी, तभी से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो और रिस्ट्रिक्शन का जो है ना, वो कनेक्शन होना चाहिए सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट से। सेकंड ग्राउंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। ठीक है, तो केस लॉ से इसको समझते हैं। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कोर्ट ने कहा कि हर एक पब्लिक डिसऑर्डर को हम लोग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर खतरा नहीं मान सकते हैं। The term security of the state refers to only serious aggravated public disorders. Serious aggravated public disorders जैसे आप समझ रहे हो, रिबेलियन होता है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट होता है। और इसी के साथ साथ एक केस और है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस शैल बाला देवी का। तो इसमें क्या है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐसा कोई भी स्पीच और एक्सप्रेशन जो उसको इंसाइट करे किसी कमीशन ऑफ वायलेंट क्राइम के, ठीक है, क्राइम करने के लिए, तो वो समान रूप से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हानि पहुंचाने के अंदर आएगा। ठीक है, एंड फॉल अंडर द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में वो आएगा, उसको लाया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ग्राउंड की बात कर लेते हैं, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट। तो बेसिकली फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट, जैसे आप समझ रहोगे कि ये जो ग्राउंड था ना, वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ला दिया गया था। लाया क्यों गया था? उसके रीज़न ये था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस ग्राउंड का, वो मैलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अ फॉरेन कंट्री हैविंग फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। भारत के साथ जितनी भी कंट्रियों का अच्छा संबंध रहा है, पहले अमेरिका के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था, तो पहले अमेरिका डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट करता था इंडिया के साथ। तो यही मैलिशियस प्रोपेगेंडा को प्रोहिबिट करने के लिए फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब कि आर्टिकल 367 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मीनिंग बताता है फॉरेन स्टेट की। ठीक है, तो फॉरेन स्टेट होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन स्टेट मीन्स एनी स्टेट अदर देन इंडिया। इंडिया को छोड़ के कोई भी स्टेट जो कि ऑर्डर या फिर लॉ के द्वारा फॉरेन स्टेट ना डिक्लेयर किए गए हों, वो सारी स्टेट फॉरेन स्टेट कहलाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन एज टू फॉरेन स्टेट ऑर्डर 1950 ने ये डिक्लेयर किया था कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती हैं वो फॉरेन स्टेट उनको नहीं ट्रीट किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये क्लियर कर दिया कि नहीं, कॉमनवेल्थ कंट्री भी फॉरेन कंट्री मानी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। ओके,
थर्ड, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं। तो अगर हमने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 की रीडिंग की है, अच्छे से देखा है, तो उसमें लिखा होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड नॉट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब समझ रहे होंगे, तो उसको केस लॉ से समझते हैं कि रमेश थॉपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में एक जो जर्नल को लॉ के द्वारा बैन कराने की कोशिश की गई थी ना, कि क्रॉस रोड जिसका नाम था, पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। पिछले वाली वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल से एनालिसिस किया है इस केस का, इस केस को अच्छे से डिटेल में बताया है, तो उस आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो अभी फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो पब्लिक ऑर्डर के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, और ये सीड आर्टिकल जो है वो पब्लिक ऑर्डर के एक्सप्रेशन को कंटेन ही नहीं करता है, ठीक है। साथ में ही सेकंड केस में सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहले लोहिया जी की इट वाज एलिज्ड दैट, मतलब लोहिया जी पर ये एलिगेशंस लगाई गई कि उनके जो स्पीच है ना वो पीपल को एग्जॉर्ट कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट के जो इंक्रीजिंग इरिगेशन टैक्स है उनको ना पे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 को एज बीन वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, कि इस बेसिस पे कि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई नेक्सस ही नहीं है इंस्टिगेशन और पब्लिक ऑर्डर के बीच का। तो जो अब पब्लिक ऑर्डर को समझें कैसे, तो पब्लिक ऑर्डर को समझने के लिए ना लॉ एंड ऑर्डर को और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को समझना जरूरी है, जो कि आप इस फिगर से समझोगे। देखो ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर से हम समझेंगे कि 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करे, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर रही है जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे और अच्छे समझाया जा सकता है, कैसे और आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राउंड की बात करेंगे इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस में क्या होता है, मेरली देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, किसी को भी ऐसा राइट नहीं देती है कि आप किसी को इंसाइट कर दो कि वो जाके किसी की हत्या कर दे या किसी के साथ ऑफेंस कर दे। अब ऑफेंस क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1997 के अनुसार एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ जो होगा, कोई भी एक्ट और ओमिशन, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, उसको ऑफेंस माना जाएगा। केस लॉ इसमें होता है केदारनाथ अथवा स्टेट ऑफ बिहार, ये सभी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो उसको प्लीज़ स्किप मत करना। इस केस को जरूर अच्छे से थॉरोली मैं समझा तो दे ही रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना इसको, ठीक है, और एग्जाम में इसको कोट करोगे तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी होगा। तो इट वॉज हेल्ड दैट मेरे इंस्टिगेशन नॉट टू पे टैक्स मे नॉट नेसेसरली अमाउंट टू इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो मेरली इंस्टिगेशन की आप टैक्स मत पे करो, ये इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं माना जाएगा। साथ में शैलबाला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंसाइटमेंट टू मर्डर और अदर वायलेंट क्राइम्स वुड जनरली एंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी वायलेंट क्राइम करने या फिर किसी का मर्डर करने के लिए इंसाइट कर देना, वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को खतरा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस क्या है, तो वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है, कि उस केस में इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है कि नहीं, ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज्ड होंगे उसमें टेस्ट कैसे होगा, ठीक है, टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो टेस्ट ऐसे होगा कि 3 ब्रॉड टेस्ट को उसको सेटिस्फाई करना होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज की जा रही है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। तो पहला टेस्ट ये है कि रिस्ट्रिक्शंस ओनली बी इम्पोज्ड बाय or under the authority of law duly enacted by appropriate legislature. No restrictions can be imposed by executive alone. Executive कोई भी restriction alone नहीं impose कर सकता, अकेले नहीं कर सकता, ठीक है। Second, the restrictions must be imposed in the interest of or for the particular purpose mentioned in the clause permitting the imposing of restrictions on that particular freedom. Clause के अंदर permission होनी चाहिए, यानी जिस restriction को आप impose कर रहे हो उसका clause में mention होना चाहिए expression, और उसकी परमिशन उस क्लॉज के तहत होनी चाहिए। जैसे कि रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, सीधी सी बात की रिस्ट्रिक्शन जो आप इम्पोज कर रहे हो और जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंट है इन द रिस्पेक्टिव क्लॉज में, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड में रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज्ड मस्ट बी रीजनेबल। कोई भी चीज़ जो इस धरती पे हो रही है या फिर इस संसार में हो रही है वो रीजनेबल नहीं होती है तो उसको गलत माना जाता है। तो रिस्ट्रिक्शंस भी रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल कैसे हो सकती है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो एक्सप्रेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए ना कोर्ट ने
चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में इस एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि जो वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, इसको आप बहुत इंटेलिजेंट केयर और डेलिब्रेशन के साथ देखना है, ठीक है आपको। और जो लेजिस्लेशन जो है कोई भी किसी की राइट को एक्सेसिवली इन्वेड कर दे रहा है अगर, तो कभी भी उसको हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोलेंगे या उसको रीजनेबलनेस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। एक तरह से कह सकते हो आप पहला चैप्टर खत्म हुआ। अभी और भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसको जितना इस टॉपिक को जितनी ज़रूरत थी समझाने की और उसको जितनी टाइम देने की ज़रूरत थी मैंने दे दिया। और साथ में अगली वीडियो जो आएगी वो डिसेंसी, मॉरलिटी एंड एथिक्स पे आएगी, जो एक पूरा एक ऑब्सैनिटी वाला जो हिकलेंस टेस्ट ये सब जो टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करूँगा उसमें। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, भले ज़्यादा मतलब सबहेड्स में रहेगी लेकिन छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लॉ वाले शेयर भी करते रहो यार। कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि अच्छी लगी कि नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।